नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5 के हल को। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से 4 तक का हल देख लिया है और अच्छे तरीके से देखा है। तो उस वीडियो को आप देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कहीं ऊपर इधर आई बटन में आ रहा होगा, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसे हम हल करने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है और इसमें कुछ अलग चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, इसे समझते हैं, फिर इसे हल करने का हम प्रयास करेंगे और कुछ चीज़ें सीखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अर्थात मतलब क्या है, प्रश्न आपको समझ में आया पहली बार में? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं आसान शब्दों में। प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? तो हमने पढ़ा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए ये होता है कि a बराबर BQ + R, यहाँ पे Q और R अन्य दो पूर्णांक है और यहाँ पे जो R का मान होता है ये B से छोटा होता है, शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर होता है, और यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। पिछले प्रश्नों में भी हमने समझा था और इसमें प्रयोग करके हमें बताना है, तो यहाँ भी हम समझ रहे हैं। पहले तो हमने जान लिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? आगे प्रश्न कह रहा है कि इस चीज़ को हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब बात करिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक ये होते हैं शून्य से लेके अनंत तक की संख्याएं, शून्य से लेके 1 2 3, ये सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अब इन धनात्मक पूर्णांकों का जो घन होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि p हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? p एक धनात्मक पूर्णांक है। इन संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका जब हम घन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? p का q हो जाएगा। अब इस PQ को हमें किस रूप में दर्शाना है? हमें दर्शाना है कि ये 9m के रूप का होगा या 9m+1 के रूप का होगा या 9m+8 के रूप का होगा। मतलब ये कि इस PQ को अगर हम 9 से भाग देंगे तो इसका जो शेष आएगा, शेष क्या आएगा? शेष या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा, यही होगा। अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता कि हम जब इसे 9 से भाग देंगे तो इसका शेषफल 0 आएगा कि 1 आएगा कि 8 आएगा? तो मैंने कहा कि मैंने यहाँ से देखा, इस चीज़ की तुलना की हमने। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने क्या समझा है कि एक संख्या है, तो संख्या क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि PQ है, और PQ को हम 9m+R के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ R का मान क्या लिया हुआ है? 0 है एक स्थिति में, दूसरी स्थिति में 1 है और तीसरी स्थिति में 8 है। इसकी तुलना मैंने इससे की तो मुझे पता चला, क्योंकि मैं यही पढ़ रहा हूँ और इसका प्रयोग करके मुझे दर्शाना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करना शुरू करते हैं। जैसे पिछले प्रश्नों में भी हमने माना था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि क्या कोई a संख्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, p मान लेते हैं, q मान लेते हैं, जो मानना चाहें आप मान सकते हैं। और लिखते हैं पहले कि माना कि हम a ही मान लेते हैं। a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया। और यहाँ पे हम b भी कुछ मानते हैं, क्योंकि दो धनात्मक पूर्णांकों का ही प्रयोग करके हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो b का मान यहाँ पे क्या होगा? हम b के मान को हम 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे भी अनेक बच्चों का ये प्रश्न हो सकता है कि b की जगह पे हम 3 क्यों माने? इससे पिछले प्रश्न हम लोगों ने जो किया, समझा, उसे देखा, उसमें हमने b को वो संख्या मानी है जिस रूप में हमें दर्शाना है और जिस पूर्णांक का ये गुणांक होता है। जैसे कि यहाँ पे 9 है तो हम b का मान यहाँ पे 9 मानना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि b का मान आप 9 भी मान सकते हैं, या b के मान को हम 3 या 9 के अलावा भी कुछ मान सकते हैं। इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इन दो संख्याओं पे क्या लगाते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। तो हम लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? ये होता है a बराबर BQ + का R और R का मान B से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहाँ से a का मान क्या है? यहाँ पे जो हमने a माना है वो धनात्मक पूर्णांक है, इसको भी हमने a ही माना है। तो a लिख देंगे। a बराबर b के जगह पे क्या लिया है? हमने 3 लिया है, और BQ + R इस समीकरण में हम रखेंगे तो ये बनेगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे R का मान क्या होगा? R होगा 3 से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। बस इतना ही कारण है कि हमने माना है b को 3,
और कुछ संख्या नहीं माना है। अब कोई बच्चा कहेगा कि मुझे कारण ही समझ में नहीं आया। आप कह रहे हैं कि यही कारण है। क्या कारण है इसको समझिए। अब बताइए कि यहाँ r का मान क्या होगा। r का जो संभावित मान होगा वो क्या क्या होगा। 0 के बराबर होगा यानी कि 0 होगा, 0 से बड़ा और 3 से छोटा यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा लेना है तो 3 नहीं होगा। ठीक है, यही 2 मान होंगे। अब मैं बोलता हूं कि अगर हमने b के जगह पे 9 लिया होता तो r का मान क्या क्या आता है। यहां पे ये स्थिति बनती, r का मान 9 से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो r का मान यानी शेषफल क्या क्या बनता। 0 बनता यानी कि 0 के बराबर लेना है, 9 से छोटा और 0 से बड़ा लेना है तो 1 भी बनता, 2 भी बनता, 3 भी, 4, 5, 6, 7 और 8 होता। 9 नहीं होता क्योंकि 9 से छोटा लेना है। अब इस समीकरण में जो हमने समीकरण नंबर 1 माना है, r के प्रत्येक मान को रखना पड़ता। रख के कितने समीकरण बनते, आगे चल के 0 से लेके 8 तक 9 समीकरण बनते। इन 9 समीकरणों को हल करना पड़ता। केवल यही बात नहीं है कि हल करना पड़ता, एक और मुश्किल आती और ये प्रक्रिया लंबा हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरीके से हम कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे हम b के जगह पे 9 ही क्यों मानेंगे, 9 के जगह पे हम 6 भी मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं, 15 भी मान सकते हैं। आप कहेंगे कि 15, 9, 12 ये सब क्या चीज़ें चल रहा है, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम b के जगह पे क्या क्या ले सकते हैं। पहले एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इस चीज़ को समझते हैं। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे शब्दों में लिख देते हैं, हम इसको मिटाते हैं कि r का संभावित मान क्या होगा। r 3 से छोटा होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, ये होगा संभावित मान r का। अर्थात ये कि r बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। यही कहने का मतलब है, अर्थात ये संभावित मान हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर रखते हैं तो a का मान क्या बनेगा। समीकरण 1 से ये बन जाएगा a बराबर 3q प्लस का 0 यानी कि 3q। बात यहाँ पे ये है कि हमें एक धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में नहीं दर्शाना है, 3q या 3m के रूप में नहीं दर्शाना है, हमें एक धनात्मक पूर्णांक के घन को दर्शाना है। यानी कि aq को हमें दर्शाना है 9m के रूप में। तो ये कैसे आएगा, तो ये 9m नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम aq लिख रहे हैं तो बराबर के उस साइड भी हम q करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या बनेगा, aq बराबर 3q का होल q। ये बन जाएगा तितरी का 9, 9 27 q का q, 27 q का q। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या इस रूप में, देखिएगा aq को aq ही रहने देते हैं, यानी इसी चीज को तो हमें दर्शाना है। बराबर 9 इसमें से कॉमन लेते हैं तो 9 कॉमन लेंगे तो 3q का q बचेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 9m। यहाँ पे जो m है या यहाँ पे 3q का q जो है इसको हमने m मान लिया है, यहाँ पर 3q के q को हमने n मान लिया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि aq 9m के रूप का है और यहाँ पे m क्या है, एक पूर्णांक है। अब फिर से हम पिछली बात पे आते हैं जो हमने समझा था कि b के मान को हम बोले थे कि 6 भी मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं, 15 भी मान सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है, इसी बात को मैं बताने के लिए उन चारों प्रश्नों से इस प्रश्न को अलग कर दिया था और इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने करना है कि जो समीकरण बन रहा है उसमें तो b का मान आएगा, a बराबर bq प्लस r होगा और हमें a के घन को दर्शाना है इस रूप में। यानी कि इसका जब हम घन करेंगे तो इसके आगे वाले को भी हम घन करेंगे। तो मैं कह रहा हूं, मुझे ये बात समझ में आई कि b का हम एक ऐसा मान ले सकते हैं जहां b का घन करने के बाद उसमें से 9 कॉमन आ जाए। जैसे कि हम 6 का घन करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे का 6, 3 3 9 हो जाएगा। 9 जब कॉमन लेंगे तो 2 गुणे 6 बचेगा, यानी कि 9 गुणे 24 होगा। यही बात लिखा हुआ है, हम यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम 12 में भी से 9 कॉमन ले सकते हैं, 15 में से भी 9 कॉमन ले सकते हैं। और तो और जो हम यहाँ पे 3 लेके चल रहे हैं, हमने 3 माना है, b का मान क्या माना है, 3 माना है। तो अगर इसका घन करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा, 2 3 9 बन जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3,
यानी कि हमने 9 कॉमन ले लिया, तो ऐसी संख्या जिसका घन करके हम 9 कॉमन ले सकते हैं, इस स्थिति में उसको हम b के बराबर मान सकते हैं। बात ये हो जाएगी यहाँ पे, हम जितनी छोटी संख्या लेंगे b की मान जितनी छोटी लेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा, और जितनी बड़ी लेंगे उतनी मुश्किलें हमारे लिए बढ़ती चली जाएगी। मुश्किलें इस कदर बढ़ेगी कि r का मान जितना हम b लेंगे, b का मान जितना होगा, b बराबर 9 अगर हम ले रहे हैं तो r का मान 9 आएगा। b बराबर मतलब 0 से लेके 9 8 तक आएगा। b का मान 12 लेंगे तो r का मान 0 से लेके 11 तक आएगा, यानी कि ये 12 हो जाएंगे और 12 समीकरण हमें बनाना पड़ेंगे। आप सोचिए कि 3 समीकरण बनाना आसान है कि 6 समीकरण बनाना आसान है कि 9 समीकरण बनाना आसान है कि 15 समीकरण बनाना आसान है। 3 समीकरण बनाना आसान है हमारे लिए, इसलिए हम b के मान को 3 लेके चलते हैं। मैं फिर से एक बार कहूं कि ऐसा नहीं है कि b का मान हम 9 नहीं ले सकते हैं और उसको लेके हल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और एग्जाम में मान लीजिए कि ये प्रश्न हमारे लिए आ जाए हल करने के लिए, 3 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, तो हम ज़्यादा समय क्यों व्यर्थ करेंगे? जब हम उसका आसान तरीका जानते हैं या आसान तरीके से कर सकते हैं तो हम ज़्यादा समय एग्जाम में क्यों बर्बाद करेंगे? इसलिए हम यहाँ पे 3 लेके चल रहे हैं। कोई दिक्कत? आप कहिएगा तो मैं 9 लेके भी कर सकता हूँ, 6 लेके भी कर सकता हूँ और 12 लेके भी करके आपको दिखा सकता हूँ। चलिए अब इस बात से फिर अपने मुद्दे पे आते हैं और 3 लेके जो हम कर रहे हैं उसको दर्शाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि r के मान को हम क्या रखेंगे, 1 के बराबर रखेंगे समीकरण 1 में, और इस चीज़ को लिखेंगे, फिर घन करेंगे और दर्शाएंगे। क्या कह रहा हूँ इसको देखिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर अब ये क्या बन जाएगा, a बराबर 3q प्लस का 1 बनेगा। अब दोनों तरफ जब हम घन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, aq बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यू बन गया। अब इसको देखते हैं, a प्लस b के रूप में ये बन गया, इसको हम a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, और a प्लस b द होल क्यू बन गया। और इसका सूत्र क्या होता है, aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq, यही सूत्र होता है। अब इस सूत्र पे इसको तोड़ेंगे, aq तो aq ही रह जाएगा, यहाँ पे q होगा, ये aq तो aq ही रह जाएगा, और आगे वाला जो सूत्र बन रहा है a प्लस b द होल क्यू पे बनेगा। तो 3q का होल क्यू क्या होगा, 27q का q प्लस 3a स्क्वायर b, यानी कि 3 गुणे 3q का होल स्क्वायर, यानी कि 3 गुणे 3q गुणे 3q गुणे का 1, यानी कि 3 3 के 9 9 3 27, ये भी बन जाएगा कितना, 27q का स्क्वायर। इसको मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 27q का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, 3ab स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3q 9q, ये हो जाएगा 9q प्लस का 1 का q 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इन 3 पदों को अगर देखें, इन 3 पदों को, तो इन तीनों पदों में 9 कॉमन है, तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें इस रूप में दर्शाना है, इसलिए हम ले रहे हैं ऐसा। तो एक q का मान कितना हो जाएगा, 9 कॉमन लेंगे तो 27 में से 9 लेंगे तो 3, और q का q ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 27 में से 9 कॉमन आएगा तो 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस का 1, क्योंकि हम 1 में से कुछ कॉमन नहीं ले रहे हैं तो प्लस का अलग पद बनेगा। यानी कि इन चारों पदों को हमने 2 पद में बदल दिया, ये 9 वाला एक पद और ये दूसरा पद, और इस पद में भी अंदर 3 पद हैं, फिर उसको तोड़ेंगे तो 4 पद बन जाएंगे। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि aq बराबर 9m प्लस का 1, और यहाँ पे हमने 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को हमने m मान लिया है, और m क्या है, एक पूर्णांक है, ये इस रूप का आ गया। अब बात आती है कि इस रूप का दर्शाइए कि 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो अभी हमारा शेषफल 2 बचा हुआ है, यानी कि r के मान को इस समीकरण में जब हम 2 रखेंगे तो एक और स्थिति बनेगी, और इस 3 स्थिति में ही ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। अगर b को हम 9 मानने होते तो 2 तो रखना ही पड़ता, 3 भी रखना पड़ता, 4 भी रखना पड़ता, 5 भी रखना पड़ता, 6 भी रखना पड़ता, 7 भी रखना पड़ता और 8 भी रखना पड़ता, बहुत लंबी प्रक्रिया जाती। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर ये लिखते हैं और रखते हैं। रखने के बाद क्या बनेगा, a बराबर 3q प्लस का 2, और इसका जब हम दोनों तरफ घन करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3q प्लस 2 का होल क्यू। अब इस चीज़ को हमें किस रूप में तोड़ना है, a प्लस b द होल क्यू के सूत्र पे तोड़ना है,
ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस का बी क्यू इस रूप में तोड़ना है। तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 3q का होल क्यू, यानी कि ये क्या बन जाएगा 3q गुणे 3q गुणे 3q, 9 3 के 27, 27 के क्यू, पहले जैसे हमने पीछे निकाला था उसको। मैं ऐसा बता दे रहा हूँ क्योंकि अनेक ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ये भी प्रॉब्लम होता है। इस स्टेप में मैंने छोड़ दिया, जल्दी से कर दिया, लेकिन मैंने सोचा कि इस स्टेप में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 27q हो गया। अब क्या है, अगला पद है 3a² b, यानी कि 3 गुणे a का मान कितना है 3q, तो 3q गुणे 3q 3q² हो जाएगा और गुणे का 2, 3 के 9 और 6 54 प्लस 54 और q का स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या आएगा 3ab² होगा। इसके बाद क्या होगा 3ab², तो 3 गुणे a का मान 3q गुणे b का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 चौका 36 q प्लस का b यानी कि 2 का q क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इस चीज़ को देखते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि इन तीनों पदों में भी 9 कॉमन है, तो हम ले सकते हैं। 9 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 कॉमन लेंगे तो 3q का SQ प्लस 9 6 के 54 यानी कि 6q² प्लस 9 चौका 36 4q प्लस का 8, 8 में से हमने कुछ कॉमन नहीं लिया है। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 9m प्लस का 8, यहाँ पे 3q प्लस 6q² प्लस 4q को हमने क्या मान लिया है m, और m क्या है एक पूर्णांक है। अतः यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का होता है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस चीज़ को यहाँ से तो हमने दर्शा दिया, आपने देखा, और यही हमें दर्शाने के लिए कह रहा है। दर्शाने का क्या तरीका रहा है, हम किस किस तरीके से दर्शा सकते हैं, आपने ये सीखा। और आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप घर पे ट्राई कीजिए कि क्या हम b के मान को 6 ले सकते हैं, क्या 6 लेने के बाद 9 ले सकते हैं क्या। थोड़ा इसमें आपका समय लगेगा, लेकिन इस प्रैक्टिस को आप जब कर लीजिएगा ना, तो ये प्रश्न हो या इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, अब इससे आसान आपको कोई प्रश्न नहीं मिलने वाला है। मतलब अभी तक इस अध्याय में सबसे अच्छा प्रश्न यही है और लंबा प्रश्न यही है। तो आप ट्राई कीजिए b को 6 लेकर, b को 9 लेकर, आप चाहें तो b को 12 भी लेकर ट्राई कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए क्या ऐसा होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और जब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आप फिर से मेरे वीडियो पे आएंगे, वीडियो को ढूंढते हुए आएंगे और क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ सर मैंने ऐसा ट्राई किया और ऐसा हो गया। हो जाएगा, बहुत खुशी की बात होगी, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा अगर इस प्रकार से आप 2 बार ट्राई कर लेते हैं तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखने का एक बार प्रयास कीजिए, और फिर समझ में नहीं आता है या कोई त्रुटि नज़र आती है कि यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बार बार आपको ढूंढना ना पड़े, ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।